मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस थंबनेल को देखकर आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि मैं आपके लिए क्या प्लान कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 500 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, जिसकी पीडीएफ 2 या 3 दिन में मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 500 क्वेश्चन होंगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह दूंगा कि इन्हीं के साथ ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये मेरा वादा भी रहेगा आपसे कि पूरा का पूरा पेपर इन्हीं 500 क्वेश्चन में से फंस जाएगा। मेरी आपसे गारंटी रहेगी और मैं कोशिश ये करूंगा कि पर डे के हिसाब से तकरीबन 50 क्वेश्चन डेली के हिसाब से आपका पूरा का पूरा रिवीजन इन्हीं 500 क्वेश्चन के माध्यम से करा दूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल शुरू कर लेते हैं इसके सेट नंबर 01 को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। बहुत ज्यादा चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब रिवीजन का समय है तो उसी हिसाब से भी पढ़ा जाएगा। कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त है, ये आपको बताना है। कह रहा है, क्या x-5 एक सम संख्या है? ये प्रश्न है आपका कि क्या x-5 एक सम संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। ये आपको कंडीशन दी है। x एक रियल नंबर है और सवाल ये पूछा गया है कि x-5 एक सम संख्या है क्या। अब इसके लिए पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, x-15 एक पूर्णांक है। अब देखो जरा मेरे मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर x-15 एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लीजिए अगर पॉजिटिव आता है तब क्या होगा, x का मान 15 से बड़ा होना चाहिए, और अगर नेगेटिव आएगा तो x का मान यहां पर 15 से छोटा होगा, तभी नेगेटिव आएगा। तो x के दो मान हो सकते हैं, या 15 से बड़ा या 15 से छोटा है। हम दोनों ले लेते हैं। मान लीजिए एक बार x हम 14 ले लेते हैं और एक बार x हम 16 ले लेते हैं। यहां पर अगर हमने x का मान 14 रखा, इसको अगर हम 14 रखते हैं तो यहां से 14 - 5 क्या मिलेगा, आप बोलोगे 9 मिलेगा। यहां अगर हमने 16 रखा x का मान, तो 16 - 5 क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 11 मिलेगा। लेकिन अगर 9 और 11 दोनों का आप ध्यान दें, तो इन दोनों से चाहे आप 14 रखें या 16 रखें, तो जो आपको 9 और 11 मिल रहा है ना, ये दोनों ही हमारे पास सम संख्या नहीं है, ये विषम है। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा था, ये तो हमारा मामला गड़बड़ कर देगा, इससे तो उत्तर नहीं मिल पाएगा। दूसरा कह रहा है x-10 एक विषम पूर्णांक है। x-10 एक विषम पूर्णांक है, इस बात का ख्याल रखते हुए हमें आगे वो करना है। अब देखो x-10 जो है वो एक विषम पूर्णांक, अगर हम लेके चलते हैं कि x-10 हमारा एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, एक ऑड इंटीजर है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x जो होगा ना, x ये हमेशा विषम होगा, तभी x-10 हमारा विषम पूर्णांक बनेगा। अब मान लीजिए x को हम कोई भी विषम संख्या रख लेते हैं, 11 रख लें, 13 रख लें, या फिर मान लीजिए हमने इसको जो है 7 रख लिया या 5 रख लिया, या जो मन है वो रख लिया। ठीक, अब अगर x के मान 11, 13, 7 या 5 या आगे आगे छोटा करके या बड़ा करके कुछ भी रखें, तो क्या इससे हमको x-5 क्या मिलेगा, जरा देखें। मान लीजिए 11 रखते हैं तो 11 - 5 हमारे पास 6 आ जाएगा। 13 रखते हैं तो 13 - 5 हमारे पास 8 आ जाएगा। यहां पर अगर हम माइनस का 7 रखते हैं तो -7 - 5 का मतलब माइनस का 12 आ जाएगा। नहीं, हर एक स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि 6 आया, 8 आया, 12 आया। तो ये जो वैल्यूज आई है ना, ये हमारे पास सम संख्या ही आई है। क्या आई है, सम संख्या ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये स्टेटमेंट लेकर चलते हैं कि x-10 एक विषम पूर्णांक है, तब हम ये बोलेंगे कि x-5 जो होगा वो एक सम संख्या होगी और इसके लिए x एक वास्तविक संख्या। तो सही जवाब क्या होगा कि स्टेटमेंट पहला तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन कौन सा करेगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अपर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात √3 और √2 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात √2 और √6 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। बच्चों आपको ये पता है कि बेलन का आयतन πr² होता है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, चलो अच्छा लिख देता हूं। बेलन का आयतन πr²h होता है, जबकि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। देखो पाई की वैल्यू चाहे शंकु का आयतन हो चाहे बेलन का आयतन हो, दोनों के लिए सेम रहेगी, तो पहले ही से काम खत्म। अब ये वाला जो 3 है ना, इसको इस तरफ भेज लेते हैं। और देखो जरा, शंकु के आधार की त्रिज्या √3 थी, स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो थी वो √2 थी, यहां से लिखना ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ठीक, ये √2 थी। अब अगर हम शंकु की बात करते हैं तो शंकु के आधार की त्रिज्या √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो √6 आ जाएगी। ध्यान से सुनना,
देखो इस √2 से इसको काटेंगे तो यहाँ √2 बन जाएगा। और ये वाला जो सेक्शन है ना हमारा, कौन सा, ये √6 वाला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, यहां पर हमने लिखा 3 × 3। इस √6 वाले सेक्शन को हमने लिखा है भाई √2 × √3। कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, √2 × √3। √3 से एक √3 को खत्म करोगे तो यहाँ √3 लग जाएगा। सिंपल सी बात, ये आपको समझाना था मेरा काम, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3√3 हो जाएगा, और यहाँ √2 × √2 यानी 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आयतन के अनुपात आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 56 सही 1/5 मीटर की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 लंबाई मीटर की लंबाई की रॉड में काटा जाता है, काटो जाता है लिख लो ना इसका, ठीक है। तो स्टील रॉड की शेष लंबाई कितनी है आपको समझना है, मतलब हटाना है, घटाना है। तो भाई 56 में से अगर सबसे पहले आप, ये मिश्रित भिन्न है ना, ये भी मिश्रित भिन्न है, तो घटा देते कैसे हैं, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाइए, 56 में से 20 गया तो 36 बचा। अब बोलोगे हाँ। उसके बाद आपके पास क्या बचा, 1/5 यहां बचा, और यहां पर बचा हमारे पास 3/26, यही घटाना है ना। तो हमारे पास 26 एकम 26, 5 नहीं 15, 26 में 15 माइनस कर लेंगे तो यहाँ तो 36 बचा रहेगा। यहाँ बच्चों ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 26 और 5 का एलसीएम यानी कि 130, 26 पंचे 130 आ जाएगा। यानी आंसर क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये अपना आंसर बन जाएगा कि 36 सही 11/130 अपना जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आता है, ठीक है। देखिए, एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9 और अनुपात 2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अरे वाह। और उनकी आयु का जो अंतर है ना वो 11 का गुणज है, तो उनकी आयु क्या होगी। अब ऐसे सवालों को अगर आप एक्स से करते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत समस्याएं होंगी। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी एग्जाम के लिए ऑप्शन से ना करें, या उससे एक्स से ना करें। देखो सिंपल सी बात समझो, कह रहा है कि उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और उनकी आयु का जो अंतर है वो 11 का गुणज हो। 90 + 20 110 होता है ना, इसका योग पूर्ण वर्ग संख्या है, और ना ही जो इसका अंतर आएगा 70 आएगा, ना ही वो हमें 11 का मल्टीपल है, खत्म हो गया। 95 और 25 के बीच का अंतर 70 आएगा, 11 का गुणज नहीं है। 72 और 16 अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 72 16 88 हो जाता है। 88 जो है अगर हम बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, वही अपना आंसर हो गया, करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। प्रवणता -4 और y का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना वो है 2 होने वाली रेखा का, ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं कि सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए y अक्ष है और ये x अक्ष है, एक रेखा ऐसे जाती है और ये जो रेखा है ना इसकी प्रवणता -4 है। तो ये जो पॉइंट है ये x बराबर -4 है। यहां पर ये रेखा ऐसे झुकी है और ये y बिंदु पर जहां पर ये काट रहा है ये y बराबर आपके पास 2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो रेखा आपके पास बन रही है, एक मिनट दीजिएगा, ये जो लाइन आपके पास बनी है ये वाली लाइन, इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है ना। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पहले समझना जरा। मान लीजिए आपके पास कोई रेखा इस फॉर्मेट में है, ax + by + c बराबर 0 के फॉर्मेट में अगर कोई रेखा है, और इस रेखा की अगर आपको प्रवणता चाहिए तो रेखा की प्रवणता निकालने का तरीका क्या होता है पता तो होगा, बताया तो है ही है। माइनस में x का गुणांक बटे में y का गुणांक लिख के उसकी प्रवणता निकाली जा सकती है। -x का गुणांक बटे में y का गुणांक, ठीक है। पेन टैब से लिख रहे हैं, राइटिंग धीरे धीरे इसमें भी अच्छी हो जाएगी। अभी भी ठीक हो गई है, मतलब समझ में तो आ रही होगी, थोड़ी तो और कुछ दिन बाद बेटर हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्रवणता, -x का गुणांक बटे में y का गुणांक, सिंपल सी बात है। अब आपको जो प्रवणता है ना भाई वो क्या चाहिए, -4। तो सबसे पहले देख लो किस ऑप्शन में उसकी प्रवणता -4 निकल ली, बात खत्म हो जाएगी। अब जैसे मैं अगर पहले ऑप्शन की मान लीजिए बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर -x का गुणांक यानी x का गुणांक हो गया -2 और बटे में y का गुणांक क्या है 1/4, तो 4 इसका ऊपर आएगा तो ये हमारे पास -8 देगा। और हमारे पास प्रवणता होनी क्या चाहिए थी, -4, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन पे देखिए, -x का गुणांक यानी -2 बटे में y का गुणांक यानी 1/2, तो इसका 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 और हमको प्रवणता के रूप में -4 ही चाहिए था, ये अपना ऑप्शन हो गया।
अच्छा, ये ऑप्शन क्यों हो गया, इसके पीछे की और वजह सुनिए। जो y पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था ना वो 2 था। तो अगर हम इसी को ध्यान से सुनना, जैसे हम इसी की बात करें तो अगर हम 2 का इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस वाई, और ये हो जाएगा बराबर में 2। तो ये आप देखिए जो इसका कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो हमको क्या देगा, वो हमको देगा 2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, y बराबर mx प्लस सी से भी निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, हमें पेपर में किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करना है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोनों ही तरीके बता रहा हूं, और अगर दोनों तरीके या उससे ज्यादा तरीके बताऊंगा ना जो शॉर्ट है उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए। बंटन का जो माध्य है 18 है, मानक विचलन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक, और इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन, एक मिनट, मानक विचलन बटे में क्या आ जाएगा, मानक विचलन बटे में आ जाएगा आपके पास माध्य यानी कि मीन, तो गुणे में क्या होता है 100 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है ना, विचरण गुणांक का, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू रख के आपको खट से आंसर मिल जाएगा, यानी कि आप देखें तो इसका मान वो स्टैंडर्ड डेविएशन था 4.5, और जो बात कर लेते हैं माध्य की वो था 18, और गुणे हमें करना है 100 का। तो दशमलव हटाने के लिए इसका एक काम खत्म, 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 से इसको वो काट लेंगे 5 बार, तो 5 पचम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25% आपका सही जवाब हो जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक क्या है इस सवाल में, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें इन 4 ऑप्शन में से वो सबसे छोटा ऑप्शन ढूंढना है जो इन दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा, कभी भी जैसे अगर कोई विषम संख्या है आपके पास, कभी भी कोई विषम संख्या हमें किसी भी सम संख्या से डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी विषम संख्या किसी सम संख्या से कभी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकती है। तो यहां पर ये जो 705 लिखा दिखाई दे रहा है वो 94 188 से तो कटने वाला है नहीं, मतलब ये इसका एलसीएम तो हो नहीं सकता। 470 जो लिखा है हमें ये तो दिख रहा है कि भाई 94 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 188 से 470 का डिवाइड होना असंभव सा है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन ए या ऑप्शन नंबर डी, तो अगर हम 940 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, 940 और 94 से डिवाइड होगा, बोलोगे हो जाएगा सर। अच्छा सुनना, 94 से डिवाइड होगा 10 बार, इसी 940 की अगर बात करें तो ये 188 से डिवाइड होगा, क्या आप बोलोगे हाँ सर, ये कितनी बार होगा, 5 बार होगा। क्यों 5 बार होगा, इसके पीछे की वजह बताता हूं। देखो अगर ये 94 से 10 बार डिवाइड होता है तो 94 का 2 गुना है ना 188, तो 94 से अगर 10 बार डिवाइड हुआ था तो 188 से 5 बार हो जाएगा, 2 गुना था। और 235 से तो डिवाइड होगा ही होगा 940, 940, और अगर हम 235 की बात करें तो 4 बार इससे डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार, 235 गुणे 4 940, तो आपका एलसीएम क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिकोण की भुजा क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर और 20 मीटर है, इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई, इसके सबसे लंबे भुज, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड, तो ये दिया तो है नहीं। अच्छा ये पूछ सकता है कि सबसे लंबी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी, मैं आपको समझा देता हूं, मतलब इस सवाल आपसे क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये सवाल पे सबसे पहले 16 12 और 20 को देख के आपको ट्रिपलेट ध्यान आनी चाहिए। ठीक है, कि सर ये हमारे पास 12 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास भुजा हो गई 16 और ये भुजा हो गई 20। ठीक, पाइथागोरस बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है। जैसे ये हो गया 3 गुणे 4, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं दोबारा से, ये हो गया 4 गुणे 4, और मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया 4 गुणे 5, क्या हो गया 4 गुणे 5, ये आपकी ट्रिपलेट बन गई। दूसरी बात, अब जो सवाल इसमें ये पूछ दिया है ना कि इसकी सबसे बड़ी भुजा पर जो यहां से परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाएगा ये वाला हिस्सा, इसकी लंबाई क्या होगी। मान लो ये यहाँ पर डी पॉइंट पर मिलता है, तो इसकी लंबाई जो हमारे पास पी है ना, ये हमसे पूछ रहा है कि ये लंबाई क्या होगी। ऐसी स्थिति में जब आपके पास ये लेंथ पूछी जाएगी तो होता क्या है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर होता है, ये भी पी लिख दिया है क्या, इसको ए लिख लो, मान लो इसको ए लिख लो,
तो जो होता क्या है, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे में हाइपोटेनियस लिखना होता है। परपेंडिकुलर आपके पास कितना लिखा है, परपेंडिकुलर है 12, यानी कि लंब 12 है, ये हमारे पास 16 है, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आप 4 तेई 12 कर सकते हो, 4 पंचे 20 कर सकते हो, 16 तेई 48 बटे जब 5 करिएगा तो 9.6 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए सबसे बड़े लंब की लंबाई जो पूछी गई है ना, ये आपके पास 9.6 आ जाएगी। और शायद यही पूछा गया है क्योंकि ऑप्शन इसी से मैच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि बात क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल पर आते हैं। जब कोण अल्फा का मान 45 डिग्री दे रखा है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का योग क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो, साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस टेन 45 प्लस कॉट 45 प्लस सेक 45 प्लस कोसेक 45। अब साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है 1/√2, 1/√2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2/√2 हो जाएगा, जो सीधे सीधे काटने पर √2 दे देगा। ठीक, दूसरा टेन 45 कॉट 45 मिलकर 2 हो जाएगा, और सबसे आखिरी बात यह है कि सेक 45 और कोसेक 45 मिलकर 2√2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जुड़ के सब कुछ ये आ गया। अब जब हम √2 और 2√2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस में 3√2। कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3√2। लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस में 3√2 डायरेक्टली आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब इसको आप अगर लिखते हैं, मान लीजिए एक स्टेप में साइन 45 कॉस 45 सब लिखेंगे, दूसरे में उनके मान लिखेंगे, तीसरे में उत्तर लिखानेंगे, चौथे में जोड़कर आप आंसर लिखेंगे। तो पेपर ऐसे नहीं किया जा सकता है। पेपर अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी जीवन में नहीं निकलेगा, और जो टीचर ऐसे बताते हैं उनको तो भगवान मालिक है। ठीक, चलिए, पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये कह तो रहा हूं हमेशा से, जैसे कहा है मैंने कि भले ही मेरे पास पेन टैब है, मैं पेन टैब से बढ़ाता हूं मैं, लेकिन मैं उन बहुत सारे टीचर से बहुत सही पढ़ाता हूं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड वो चीजें बताता हूं जो वास्तव में आपको एग्जाम निकालने में मदद करती हैं। स्मार्ट बोर्ड होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, नहीं तो उनके सारे बच्चे सेलेक्ट होते, बात समझना। और जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे पाठशाला रेलवे एग्जाम में भी पढ़ाता था, तब मेरा तरीका यही था कि मैं आपको वो टेक्निकल चीजें हमेशा बताते रहता हूं, हमेशा, जो आपको एग्जाम निकालने में मदद करती हैं। आप देख लो लोगों को पढ़ाते हुए, और जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप 2 साल पहले वहां थे जहां आज भी आप वहीं हो, तब फिर आप मेरे से बात करना। ठीक है, क्योंकि कई बार ये समझाने में खुद को ही गालियां पड़ जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगा। आइए सवाल पर। एक पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। सीधे एलसीएम लो। 12 और 6 का एलसीएम सीधे सीधे आप 12 ले सकते हो, 12 से कटने वाली संख्या ले सकते हो। 2/5 भरा है तो 12 से कटने वाली संख्या हमने एलसीएम ले ली 120। अब 12 से ये कटेगा तो 10 बार में कटेगा। ठीक, और जब 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12, 20 बार में कटेगा। यानी पानी भरने वाला जो टैंक है ना, वो 1 मिनट में 10 यूनिट पानी भरेगा, और खाली करने वाला जो टैंक है वो 1 मिनट में 20 यूनिट पानी खाली करेगा। अब पहले बात समझना, जो क्षमता थी इस क्षमता का 2/5 भरा हुआ था। 2/5 यानी 120 का 2/5, 24 दूनी 48 पानी टंकी में है, 48 यूनिट पानी टंकी में पहले है, ये इसका 2/5 है। मतलब अगर हम इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, जो मैं अभी भी लिख रहा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 10 बार कह रहा हूं। फिर अब कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक के पूरी तरह भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा। ये दोनों एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, ये 10 यूनिट भर रहा है, ये 20 यूनिट खाली कर रहा है, तो फाइनली 1 मिनट में क्या होगा, फाइनली 1 मिनट में होगा कि 10 यूनिट पानी खाली होगा ना, माइनस साइन अगर दिखेगा तो इसका मतलब 10 यूनिट पानी खाली हो रहा है 1 मिनट में। और टंकी में पानी भरा कितना था, 48 यूनिट ही पानी भरा था। तो 48 यूनिट पानी अगर खाली करना है और प्रति मिनट 10 यूनिट पानी खाली हो रहा है, तो इसका मतलब 4.8 मिनट लगेंगे, और लगने पर टंकी पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना खाली। तो ये बात यही है कि ये टंकी जो है 4.8 मिनट में खाली हो जाएगी, भरेगी थोड़ी ना, क्योंकि जिसकी जिस नल की इफिशियंसी ज्यादा है, अगर भरने वाले की ज्यादा है तो वो भरेगा, खाली करने वाले की ज्यादा है तो जो टंकी में ऑलरेडी पानी पड़ा होगा उसको वो और बाहर निकाल के खाली कर देगा। ठीक, अगला सवाल। विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में उसे 10 मिनट का कम समय लगा होता। विनय की गति ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन,
10 मिनट कम समय लगा होता, उसकी गति आपको निकालनी है और हर हालत में उसे 4 किलोमीटर ही तय करना है, ना ज्यादा ना कम। तो ये बात को देखना जरा, देखो ये है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होने के कारण 10 मिनट का कम समय लगा, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा, आएगा 1/6। भाई 10 मिनट है, 10 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल होने के बाद 1/6 आएगा। इसका डबल करिए 4, इसका डबल करेंगे मतलब 2 गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, जहां से 4 मिल जाए वहां रुक जाना, बात खत्म। क्या मिला? नहीं मिला सर। अब नहीं मिला तो फिर आगे ऐसे सवालों के लिए आप हमेशा यही तरीका अपना लो, 2 का 3 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 1/6 का 3 गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सर 2 मिलेगा, 4 नहीं मिल रहा है, बात खत्म हो गई। फिर 2 का 4 गुना करिए, 8 यहां पे करिए, फिर इसका 4 गुना करोगे तो 2/3 यहां आ जाएगा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, तो आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर हमें 4 मिल गया, और जैसे ही 4 मिल जाए वो वाला ब्रैकेट पकड़ लो, खत्म हो गई बात, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये है भाई कि उसकी प्रारंभिक गति जो थी, इनिशियल चाल वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई तो उसकी चाल हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 6 थी तो उसका समय लग रहा था 2/3 घंटे का, डायगनली जो अपोजिट लिखा है वो उसका समय है। और जब 8 हुई है तो समय लग रहा है 1/2 घंटे का। विनय की गति ज्ञात करनी है, विनय की गति इनिशियली पूछी गई होगी, प्रारंभिक पूछी गई होगी, तो 6 हो गई, ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो गया। क्लियर हो गई बात? समझने की बात होती है, जरूरी जो है वो समझना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, और अभी तक आप वीडियो में अगर यहां तक बने हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक दोस्तों अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित नहीं ज्वाइन किया गया है तो इसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी शॉर्ट ट्रिक के साथ, वीडियोज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे अनुराग सर मैथ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। कह रहा है 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज, समभुज का मतलब, समभुज त्रिभुज का मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की बात है, ठीक है। उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये उसका रेशियो पूछ रहा। अब एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में आया तो बच्चा क्या करेगा, इसको सॉल्व करने लग जाएगा, वो पूरा अपना हिसाब बनाएगा। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोच का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप पूरा इसको ऐसे क्या है ना कि सॉल्व करोगे। और मैं आपको अगर बोलूं तो अगर ये टीचर्स के सामने आ जाए ना अचानक से तो उनको भी लगेगा भाई सॉल्व ही करना है, तो वो भी सॉल्व करेंगे। और देखो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व करके आपका आंसर नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो पूछा गया है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या किसके लिए, एक समबाहु त्रिभुज के लिए। तो मैं कह रहा हूं मान लो हमें कुछ नहीं पता, हम कह रहे हैं इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने ए मान ली, इसकी जो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना वो तो आपको पता होगी ना कि अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है और परिवृत्त की त्रिज्या a/ यानी भुजा बटे √3 होती है, सिर्फ यही तो होता है। तो इसको ये जो दिया गया ना 16√3 वर्ग यूनिट, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। √3 से √3 यहाँ कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की जो त्रिज्याएं होंगी ना वो हमारे पास 1 और 2 के रेशियो में होंगी। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि अप्रोच का बहुत फर्क पड़ता है, आप किस प्रकार की अप्रोच को लेकर एग्जाम में अपियर हुए हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। आप अगर कुछ सिर्फ आपने यही सीखा है कि सवाल आ जाए और उसमें कुछ भी लिखा हो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है, तो एक ही अप्रोच होती है, कि अप्रोच होती है कि आपको उसमें सिखाया जाता है कि सवालों को पढ़ने के बाद किस अप्रोच के साथ करना होता है। बहुत सारे टीचर आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स माध्य वाले, ठीक, x1 x2 में n प्रेक्षणों का मानक विचलन, मतलब सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ दिया गया है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। सबसे पहले ये जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए हैं ना, इनका माध्य जब निकालेंगे तो माध्य जो होता है वो x बार होता है। ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसको i x बराबर i से लेकर आप n तक जब लिखते हैं ना
तो ये x बराबर I1 से लेकर n तक होगा, मतलब x1 x2 x3 x4, ये जो नीचे I है ना, उसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं 1 से लेकर n तक, ये आपको दिखाएगा। तो हमें करना क्या होता है कि माध्य का प्रत्येक पद से अंतर लेना होता है, यानी xi का अंतर लेना होता है हमें माध्य के साथ प्रत्येक पद से। फिर इसके बाद जो भी हमारा आता है उसका हम लोग वर्ग करते हैं, और वर्ग करने के बाद उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा का साइन है ना, ये सिग्मा का साइन ये बता रहा है कि जोड़ना है, और कहां से कहां तक के पदों को, i बराबर 1 से लेकर n तक के पदों को जोड़ना है। इसके बाद हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यानी n होते हैं, उससे भाग देना होता है, और भाग देने के बाद सबसे आखिरी में इस पूरे का जब वर्गमूल लेते हो तो ये आपके पास मानक विचलन का फॉर्मूला बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। और अगर आप इसको देखोगे कि ये किस ऑप्शन में लिखा है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, आप ध्यान से देखें और आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, सी में क्यों, ये बी में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, और यही आपका आंसर भी बनेगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोट से चुनाव जीत गया। चुनाव लिख लेना इसको, ठीक है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी अगर कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा? तो एक बात को समझो जरा बच्चे, अगर एक लोगों को 62% वोट मिले हैं, दो लिखने में बड़ी तकलीफ होती है, एक लोगों को अगर 62% वोट मिला है तो दूसरे को 38% वोट, 62 और 8 70, हाँ दूसरे को 38% वोट मिला होगा, 100%। इन दोनों में जो अंतर मिला है, इन दोनों में जो अंतर 62 और 38 के बीच के अगर हम अंतर की बात करें तो ये अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 62 8 70 38। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो 34% के आसपास जाएगा क्या? 12 में 8 माइनस हो जाएंगे 4, और यहाँ बचेगा 5, 24% के आसपास आएगा। ये जो अंतर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये किसके आसपास आएगा? 24% के आसपास आएगा। बता तो ना, दो लिखने में बड़ी तकलीफ देता है ये। और उसी 24% के कारण जो जीत और हार हुई है वो 35,640 वोटों से हुई है। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 24% की वैल्यू निकालने के बाद 1% का मान निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं आपको, यही तो अप्रोच का फर्क होता है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको नहीं करना है। सर क्या करें? हमको बच्चा 100% की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना? मैं ये जानता हूं कि 24 का 4 गुना करेंगे तो 96 आएगा, और उससे भी थोड़ा ज्यादा जाना है। तो यहाँ पर अगर इसका 4 गुना करें और उससे ज्यादा जाए तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी 1,40,000 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ये ऑप्शन 1,40,000 से बहुत कम है, ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास सीधे सीधे एक ही ऑप्शन आंसर रहेगा, और विदाउट कैलकुलेशन। और मुझे नहीं लगता है कि इतना लिखना, ये जो हिस्सा आपने लिखा, मान लीजिए अगर ये लिखा है, नहीं तो ये भी मुंह जवानी हो सकता था, इतना हिस्सा जो लिखा है ये कोई बहुत बड़ी चीज है, ये लिख सकते हो। मेन चीजें कहाँ है? मेन चीजें हैं कैलकुलेशन आपको नहीं करने हैं। ये जो कैलकुलेशन है ना, इस पर कमांड आपको बनानी ही बनानी है, क्योंकि मतलब अब आपने जो अभी तक पढ़ लिया है वो ध्यान से करना, क्योंकि अब इतना समय नहीं कि इन सब चीजों पर आप कमांड बनाइए। आप हमारे साथ जुड़िए, आगे आने वाले जो एग्जाम है आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ जेई वगैरह के, इसमें आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देता हूं अगले सवाल की, कि 3 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य में अंतर जो था ना, वो हमारे पास 283 रुपए 50 पैसे राशि ज्ञात करिए। अब इसके लिए रेशियो मेथड, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो की ट्रिक बताई थी, 3-3-1, 3 साल के लिए रेशियो जो होता है वो 3-3-1 होता है। अब सर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हम मूलधन क्या माने? तो भाई देखो, इस मूलधन मानने के लिए सबसे बड़ा जो मदद करता है वो ब्याज की दर करती है। जैसे 15% था, 15% को मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या लिखोगे? 3/20। अब समय है 3 साल का, तो जो इसका हर है ना उसका उतना ही कर दो जितना समय दिया है। 20 की पावर 3 का मतलब 8,000, यानी मूलधन 8,000 मानेंगे। क्या मान लिया हमने? मूलधन 8,000 ये माना है। 8,000 का 3/20 कितना होगा? 8,000 का 3/20 हो जाएगा 1,200, यानी यहाँ पर 1,200 आपको पहले उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 1,200 का 3/20 अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12×3 = 36, 60 180 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 180 का अगर 3/20 करेंगे तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 27। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है, मैं आपको आज एक बार फिर बता दे रहा हूं कि इस पहले सेक्शन को अगर हम छोड़ दें, ये पहला सेक्शन जो होता है ये आपका साधारण ब्याज हो जाता है।
इसके बाद ये जो बाकी के बचे सेक्शन होते हैं, बाकी का बचा ये सेक्शन का मतलब ये जो हिस्सा बाकी बचा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होता है। 180 गुणे 3 540, 27 एकम 27। यानी अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मूलधन 8000 है, तो हमारे पास 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर पड़ेगा वो 567 रुपए बनेगा। जबकि सवाल के हिसाब से अंतर कितना है, 283 रुपए 50 पैसे है। तो आप अगर देखें तो 567 का जो आधा होता है ना, वही 283 रुपए 50 पैसे होता है। इसका मतलब हमारा जो मूलधन होगा हमारे माने गए मूलधन का आधा होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर अगर चाहेगा तो मूलधन हमारे माने हुए मूलधन का आधा होगा, यानी 8000 का आधा 4000 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए या बी लिख लो यार। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना 4000 बिल्कुल आपका सही जवाब बनेगा। आप बात समझ पाए ना। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो है ना उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। शॉर्ट ट्रिक्स के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपके लिए एग्जाम के लिए बड़ा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है भाई, है ना। शॉर्ट ट्रिक फॉर रेलवे एंड एसएससी एग्जाम के नाम से आप उसको जरूर देखिए, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो भी मिल जाएगी, नहीं तो सीधे हमारे चैनल पर आके प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सबसे ऊपर यही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगला सवाल कह रहा है एक समीकरण के मूलों में एक समीकरण इतना है तो दूसरा मूल कितना होगा। भाई इससे ज्यादा सरल सवाल क्या होगा। भाई मूलों का जो योग होता है किसी भी द्विघात समीकरण के, अगर दो मूल अल्फा और बीटा है, इनके मूलों का योग होता है माइनस का बी अपॉन है। यहां पर अगर देखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए करने पर हमारे पास +6 आ जाएगा। इन दोनों मूलों में एक मूल हमारे पास दिया है, मान लीजिए अल्फा दिया है, तो अल्फा मतलब 2 प्लस बीटा बराबर अगर 6 हो जाएगा, तो दूसरा मूल्य 6 माइनस 2 का मतलब 4 होगा ना। ऑप्शन नंबर ए। इससे ज्यादा सरल सवाल नहीं हो सकता। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, कहां गया पॉइंटर, ये है। अगले प्रश्न में भाई साहब हमसे ये कह रहा है कि चार समान आकार के बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तन में दूध की मात्राओं का जो अनुपात है वो हमारे पास 80%, 75%, 60%, 50% है। यदि सभी चार मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, जब हम पहले बर्तन की बात करते हैं तो पहले बर्तन में 80% दूध है, 20% पानी होगा, यानी रेशियो की अगर बात कर लें तो 4 और 1 का रेशियो होना चाहिए। ठीक, पहले बर्तन में। वही दूसरे बर्तन में 75% दूध है तो इसका मतलब 25% पानी है, तो यहाँ पर रेशियो 3 और 1 का होगा। अगर हम यहीं पर तीसरे बर्तन की बात करें जिसमें 60% दूध है तो 40% पानी होगा, तो ये रेशियो क्या होगा दूध और पानी का, 3 और 2 होना चाहिए, है ना। 60 और 40 का रेशियो 3 और 2 होगा, तो वही रेशियो 3 और 2 हो गया। बच्चों के तरीके स्टेप आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। चौथे बर्तन की अगर हम बात करें तो चौथे बर्तन में 50% दूध है तो 85% पानी होगा, यानी यहाँ पर रेशियो अगर आप लेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले बर्तन की कुल मात्रा कितनी होगी। पहले बर्तन की कुल मात्रा 4 और 1 5 होगी। दूसरे बर्तन की कुल मात्रा 4 होगी, तीसरे बर्तन की कुल मात्रा 5 होगी, और चौथे बर्तन की कुल मात्रा 2 है। यहाँ पे क्या कह रहा था, समान आकार के बर्तन है। अब अगर बर्तन समान आकार के हैं तो उनके जो क्षमताएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्षमताओं को मेरे प्यारे दोस्त बराबर करने के लिए जानते हैं आपको क्या करना होगा, इन सभी का एलसीएम 5 4 5 2 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए 4 का गुणा इसमें होगा, 5 का इसमें होगा, 4 का इसमें होगा और 10 का इसमें होगा। तो जहां 4 का गुणा है वहां पर मिल्क में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा और वाटर में भी होगा। जहां 5 का है वहां 5 से होगा। तो हम सारे मिल्क वाले एक तरफ लिख लेते हैं 4 का गुणा करके। जैसे यहाँ 4 का गुणा हुआ तो इसमें और इसमें दोनों में 4 का गुणा होगा। यहाँ 5 का है तो इसमें इसमें दोनों में 5 का गुणा होगा। तो हम मिल्क वाले एक साथ लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 चौको 16 प्लस में 5 कहीं 15 प्लस 4 तेई वाला 16 15 31 12 43 ये हो जाएगा, और 10 एकम 10 ये हो जाएगा, यानी ये टोटल हो गया 53। यानी जो अब हम मिला देंगे सबको तो मिलाने पर मिल्क की जो रेशियो आएगा ना वो 53 आएगा, 53 आएगा। और चूंकि 53 एक अभाज्य संख्या है, ये कट नहीं सकती है किसी से, तो जो भी आंसर होगा उस आंसर में 53 का होना लाजमी है। हम आगे करें या ना करें बात खत्म हो जाएगी। तो 53 का होना लाजमी मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा भी इसी प्रकार से था, पानी और दूध, यानी दूध बाद में लिखा है तो 53 जो लिखा होगा ना वो बाद में ही आ गया। अब आप पानी के लिए कैलकुलेशन मत करो, समय बचाओ, ठीक है। ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखिए। बात को आप समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, हाँ या ना का कमेंट से जरूर जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान पी के बराबर है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्यू के बराबर है, कौन सा सही है, इस बात को समझो जरा, कौन सा सही है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि P की वैल्यू थीटा पर निर्भर है और Q की वैल्यू भी थीटा पर निर्भर है, तो सीधी सी बात है, हाँ सर निर्भर है। मान लीजिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 रखी है। अभी मैंने आपको त्रिकोणमिति का एक वीडियो दिया था, हाउ टू पुट द वैल्यूज, यानी कि उसमें मैंने वैल्यू पुटिंग सिखाई थी कि त्रिकोणमिति में हम एंगल पुट करना या वैल्यू पुट करना कैसे देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हम 0 डिग्री रखें या 90 डिग्री रखें, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कौन सा एंगल रखें, तो मैंने सिखाया था। उसको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसको भी जरूर चेक करिए, ठीक है। उसमें जितने भी वीडियोस हैं आप देख लीजिए, छोटे छोटे हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर थीटा का मान 45 है तो ये कॉसिक थीटा जो है ना, ये √2 हो जाएगा, और ये जो साइन थीटा है ना, 1/√2 हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको ना लिखते कि ये √2 माइनस 1/√2 बराबर पी है, और बिल्कुल यही आपके पास क्यू भी आ जाएगा, क्योंकि सेक 45 का मान √2 होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो भाई आपके पास ये 1/√2 आ जाएगा, यानी P और Q की जो वैल्यू होगी आपस में बराबर होगी, और कितनी होगी, 1/√2। लेकिन ये बिना लिखे भी आप आराम से ला सकते थे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। अब आपसे पूछ रहा कौन सा सही है, देखो सीधी सी एक बात समझो, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कभी सही नहीं होंगे, कभी नहीं सही होंगे। अब आंसर होगा और या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इसमें लिखा है दोनों में, आप एक जगह गौर करें, यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है। पी क्यू सब एक साथ लिखे हैं, बस किसी में पी की पावर स्क्वायर में है, किसी में क्यू की पावर स्क्वायर में। तो भाई अगर मैं पी क्यू लिखता हूं दोनों पे, बात ध्यान से समझना, क्योंकि पी का मान और क्यू के मान आपस में बराबर हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो मान लो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखता हूं जिसमें पी स्क्वायर लिखा है, तो पी स्क्वायर का मतलब 1/2 हो जाएगा, इनटू क्यू लिखा है, क्यू का मतलब 1/√2 होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना भाई, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/2 की पावर 3/2, जब इसको सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि भाई 1/2 तो 1/2 है, लेकिन जब √2 की लिखोगे ना, तो √2 का मतलब होता है पावर में 1/2। तो 1 को तो एज इट इज मैं लिख सकता हूं, लेकिन जब 2 इंटू 2 की पावर 1/2 होगा, तो ये हमारे पास 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। और 1 की पावर अगर 3/2 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3/2। आप मेरी बात समझ पाए कि कैसे हुआ 3/2। और ऊपर पावर में इसके 2/3 लिखा ही हुआ था, ऊपर पावर में क्या लिखा था, 2/3, तो इससे एक पूरा कैंसिल हो गया। अब आप बताओ, अगर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1/2 हो, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1/2 हो, और बीच में माइनस हो, तो एक कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, ये सारी अप्रोचेस मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सीखिए और आगे बढ़ते चलिए अगले सवाल पर। जैसे ये लिखा है, संख्याएं 77, 99 और x के मासा और लासा क्रमशः 11, 3465 है, तो x की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। देखो, एक संख्या हमारे पास 77 है, एक संख्या हमारे पास 99, और तीसरी संख्या हमारे पास x है। अच्छा, ये बता दिया गया कि इनका जो HCF है वो 11 है। 11 HCF होने का मतलब है कि प्रत्येक संख्या 11 से कटेगी। अब जैसे पहली संख्या पर अगर बात करें 77 पर, तो ये हो जाएगा अपने पास 11 × 7। दूसरी पर बात करते हैं तो 11 × 9 है। तो जो तीसरी संख्या होगी ना, ये भी 11 का मल्टीपल तो होगी, इसके साथ आगे क्या आएगा ये ध्यान देना है, यही पता चल जाएगा तो संख्या पता चल जाएगी, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया ना, ये 11 के मल्टीपल नहीं है। अब आंसर या तो 11 होगा या तो 55 होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब जरा एक चीज आगे ध्यान से सुनो, इनका जो एलसीएम दिया वो 3465 दिया। और अगर मैं यहां पर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, तो 11 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 7 × 9 इंटू ये हमारे पास जो वैल्यू x होगी ये आएगी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी जगह, x की जगह 1 लिखूं, तो इन सबकी इकाई का अंक एलसीएम लेने पर क्या कभी 5 आएगा? नहीं आ सकता है। तो एक वाला तो गया काम से कि ये तो खत्म हो गया, तो जो बचा है वो क्या होगा, 5 होगा, यानी x का मान होगा 5। x का मान 5 जब रखेंगे और इन सबका गुणा हम अपने इस 11 से करेंगे, तो हमारे पास इनका जो एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3465 आ जाएगा। क्यों? अच्छा, आपको ये पता है ना कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है HCF इन 2 में नंबर्स का रेशियो,
जो हमारे पास संख्याएं दी है ना, उस संख्याओं का जो रेशियो होता है, इन सब का नंबर्स के रेशियो का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ये होता है। पता है ना ये बात? वेरी गुड, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सवाल है आपके सामने, ये आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। मतलब ये होमवर्क का आज का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आज के लिए आपका होमवर्क में है, ये है, और ये आज के आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, ठीक है। सभी लोग ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और ऐसी क्लासेस के लिए आप मुझसे या तो सुबह 10 बजे जुड़ेंगे या तो शाम को 5 बजे, केवल इन्हीं दो टाइम में ये आपको क्लास मिलेंगे, ठीक है। रिवीजन के साथ ये क्लासेस, शॉर्ट ट्रिक के साथ ये क्लासेस आपको मिलेगी, और मैं इसके लिए जो मैंने आपसे वादा किया ना, ये 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, आप केवल, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, आप बहुत वो डिस्टर्ब मत होना, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, केवल ये जो 500 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं, केवल इसको निपटा लो, और इसको निपटा के सही ढंग से, केवल इतना कर लेना, और आप एग्जाम देने जाना 25, जो एलपी वाला एग्जाम है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, एलपी के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना बस, जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट है सब कर लेना, वरना दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये आपको मिलेगी कहाँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैथ बाय अनुराग दीक्षित, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो सोल्यूशन के लिए आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ बाय अनुराग दीक्षित पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा क्या, आप ही लोगों का है, आप ही लोगों के प्यार और स्नेह से बना है, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। सेट नंबर 2 में फिर आपसे मुलाकात करता हूं एक दिन बाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।